हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से फर्स्ट टर्म के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बच्चों हमेशा ही आप मेरी एमसीक्यू वीडियोस को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। सो इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद कुछ और अच्छे लेवल के भी एमसीक्यूज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या दिया हुआ है, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बच्चों जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए। सो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तुमने पढ़ा है कि चार्ज क्वांटाइज होता है, लेकिन उसका कारण क्या है, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। सो स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पर कोई चार्ज है, लेट्स से हमने कहा इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हमने कहा इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया है। तो या तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं दूसरी बॉडी पर, राइट, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है। इनिशियली जब इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं था, यानी नेट चार्ज जीरो था, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स थे, एज यूजुअली जो होता है। लेकिन अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई है तो किसी मेथड से हुई होगी, जैसे कि हमने पढ़े हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं दूसरी बॉडी पर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है और ये बॉडी चार्ज हो जाती है, यानी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन आए होते तो ये नेगेटिवली चार्ज होती। तो सोचिए इलेक्ट्रॉन जब इस बॉडी से गए तो क्या हाफ इलेक्ट्रॉन गया होगा या 1.5 इलेक्ट्रॉन गया होगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट गया होगा, पूरा गया होगा। एक इलेक्ट्रॉन गया होगा या दो गए होंगे या तीन गए होंगे या फिर एंड सो ऑन, जितने भी गए होंगे, एन इलेक्ट्रॉन्स अगर गए होंगे तो वो कंप्लीट गए होंगे, पूरे गए होंगे, हाफ नहीं गया होगा। तो इसलिए यहां पर जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है या जो भी कोई चार्ज होता है किसी बॉडी पर, वो बच्चों इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होता है। अगर मैं भी साइन की बात ना करूं, वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, यानी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होता है, यानी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, राइट। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो वो इंटीग्रली ही आते हैं, इंटीग्रली ही ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। तो यहां पर क्या ऑप्शन होगा, कॉज क्या होगा क्वांटाइजेशन का, वो होगा बेटा ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स इंटीग्रली ही ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। यानी जो भी डिफिशियंसी या एक्सेस क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन्स का किसी बॉडी पर, वो इंटीग्रली ही होता है। यानी ये तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे, तो चार्ज भी क्वांटाइज हो जाएगा, चार्ज भी उतना ही होगा, या तो ई होगा या फिर 2e होगा या फिर 3 होगा या फिर 4e होगा या फिर Ne होगा, है ना। ये डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। सो वो ट्रांसफर इंटीग्रली होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉज ऑफ चार्जिंग इज, यानी चार्जिंग का कॉज क्या होता है। देखिए, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नन ऑफ दिस। तो बच्चों अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन तो एटम में बाउंड होते हैं, प्रोटॉन कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर नहीं जाते हैं, राइट। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है वो उन पर चार्ज भी नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन के जाने से तो या आने से तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, कोई बॉडी चार्ज ही नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन पर इटसेल्फ कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा था कि क्या ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी एक्सेस होने के कारण ही कोई बॉडी चार्ज होती है। तो कॉज ऑफ चार्जिंग क्या होगा एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर या एक बॉडी पर एक्सेस या डिफिशियंसी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो क्यों होती है, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर कर जाते हैं, प्रोटॉन्स नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से एक बॉडी चार्ज हो जाती है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर करते हैं। तो जिस बॉडी पर जा रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और जिस बॉडी से आ रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी और जिस पर जा रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखें कि जहां पर अगर इनिशियली दोनों अनचार्ज हैं, इनिशियली दोनों पर चार्ज जीरो है, इनिशियली अगर दोनों पर चार्ज जीरो है तो जिस पर जा रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जहां से आ रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फिर भी वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, फिर भी वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। वो डिपेंड करता है कि प्रीवियसली इनिशियली उस पर कितना चार्ज है, राइट। तो अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिवली चार्ज होगी, क्योंकि उस बॉडी पर चार्ज जीरो है। तो उस बॉडी पर पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं, अभी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। When plastic comb is passed through dry hair,
द चार्ज एक्वायर्ड बाय द कॉम्ब इज। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑलवेज नेगेटिव, समटाइम्स नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव और नन ऑफ दीज। यानी जब हम कॉम्ब को, प्लास्टिक के कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर्स से पास कराते हैं तो चार्ज जो एक्वायर होता है कॉम्ब पर वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, या फिर ऑप्शंस आप देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए जब भी आप कॉम्ब को अपने हेयर से पास कराएंगे, ड्राई हेयर से, तो क्या होगा, हेयर्स से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाएंगे, कॉम्ब पर आ जाएंगे, राइट। तो कॉम्ब पर कैसा चार्ज होगा बच्चों, कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो कॉम्ब पर कैसा चार्ज होगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। तो बच्चों हेयर से कॉम्ब पर क्यों आए, कॉम्ब से हेयर पर क्यों नहीं गए इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कॉम्ब का वर्क फंक्शन, कॉम्ब के प्लास्टिक जो है उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। यानी जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है वहां से इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते हैं, जिसका वर्क फंक्शन कम होता है मटेरियल का, वहां से इलेक्ट्रॉन्स हायर वर्क फंक्शन वाले पर जाते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम और नन ऑफ दीज। यानी जो चार्जिंग प्रोसेस है उसमें जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है उस पर जो नेगेटिव चार्ज आया है उसकी वजह से क्या उसका मास इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या सेम रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी हम कॉम्ब का एग्जांपल हमने लिया था, तो कॉम्ब को जब हमने ड्राई हेयर से पास कराया तो वो चार्ज हो गया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इनिशियली मान लीजिए इस कॉम्ब का मास है m, और जैसे ही ये चार्ज हुआ इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए, इससे हमने कहा भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो अब इसका जो मास है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन का मास ऐड हो जाएगा। हालांकि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ कॉम्ब। लेकिन आप देखें कितना भी मास हो, थोड़ा तो इंक्रीज किया है, भले वो नेग्लिजिबली इंक्रीज किया हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जिस बॉडी पर आए हैं वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई है, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पर अब कॉम्ब का भी मास है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का भी मास है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर मास इंक्रीज करता है, भले ही वो बहुत ही स्मॉल सा मास इंक्रीज किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्जेस, सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और नन ऑफ दिस। तो देखिए अगर कोई हमारे पास सिंगल चार्ज है, हमने कहा पॉइंट चार्ज है, तो आप देखेंगे कि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब है कि स्फेरिकली इन ऑल डायरेक्शन, अगर मैं कहूं आर दूरी पर, मैं आर दूरी पर स्फेरिकली किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई पॉइंट मान लूं, मैंने कहा यहां पर P और यहां पर मैंने मान लिया Q, तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर जो उस स्फेरिकल सरफेस पर लाई कर रहा है इक्वल दूरी पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहता है और जो फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो हम कहते हैं कि भाई सिंगल चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा, स्फेरिकली इन ऑल डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहती है। ओके, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप, यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन होंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिक, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और नन ऑफ दीज। तो अगर हम डाइपोल की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, वहां पर एक पॉजिटिव होता है चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो इसका जो फील्ड होगा, अगर मैं बात करूं इसका फील्ड कैसा होगा, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगा, क्योंकि यहां पर आप देखें कि भाई ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिलेंडर बन रहा है, इस सिलेंडर पर यहाँ पर हर एक पॉइंट पर आप ले लीजिए, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ओके, अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पर भी देखते हैं तो इक्वेटोरियल लाइन पर भी अगर मैं एक यहाँ पर ये सर्कुलर सरफेस बनाऊं जो कर्व सरफेस के ऊपर होगा, तो यहाँ पर भी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ओके, सो कोई भी एक आप क्रॉस सेक्शन ले लीजिए इस कर्व सरफेस पर, उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहती है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होता है बच्चों। तो ये बात याद रखना, सिंगल चार्ज के लिए स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है और डाइपोल का जो फील्ड होता है वो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ए ग्लास रोड एक्वायर्स सम चार्ज व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, दिस चार्जिंग इज ड्यू टू। ऑप्शंस देख लेते हैं। कहा जा रहा है बच्चों यहाँ पर कि ग्लास रोड है और एक सिल्क क्लॉथ है, अगर हम उन दोनों की रबिंग कराएं तो यहाँ पर चार्जिंग होगी। कहने का मतलब ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
ओके, और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब सिल्क पर नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ग्लास रोड से रबिंग के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर चले गए। अब ग्लास रोड से ही क्यों गए? क्योंकि ग्लास रोड का वर्क फंक्शन कम है एज कंपेयर टू सिल्क। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो ये चार्जिंग हुई, जो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आया, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आया, क्यों आया, क्या वजह थी? कंडक्शन हुआ, इंडक्शन हुआ, फ्रिक्शन हुआ, या नन ऑफ दीज? तो यहां पर देखिए, फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रोड से सिल्क पर चले गए, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो होगा फ्रिक्शन। तो रबिंग में फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से दो बॉडीज, इंसुलेटिंग बॉडीज चार्ज हो जाती हैं, उनमें से एक पॉजिटिव हो सकती है, दूसरी नेगेटिव। अब कौन सी पॉजिटिव होगी? जहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, वो किस पर, जिस पर जा रहे हैं वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो सिल्क विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड ग्लास रोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बोला जा रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड एट एन एंगल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स F एंड द टॉर्क ऑन द डाइपोल आर। ऑप्शंस देख लीजिए, फोर्स भी जीरो है, टॉर्क जीरो है, फोर्स नॉट जीरो, टॉर्क जीरो, फोर्स नॉट जीरो, टॉर्क नॉट जीरो, फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो। तो देखिए यहां पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है कि उस फील्ड में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, राइट, उसकी वैल्यू सेम है। तो यहां पर मान लीजिए बच्चों के एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस है किसी एंगल पर, तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ने कोई एंगल बनाया हुआ है, एंगल सबटेंड किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहां पर क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि ये चार्ज है Q और ये भी चार्ज है Q, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, ये कहा हमने नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉजिटिव Q चार्ज पर एक फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, ओके, और वो होगा F इक्वल्स टू QE, आप अच्छे से जानते हैं। और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट, और ये भी क्या होगा, F इक्वल्स टू QE। तो यहां पर ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं, यानी इसके कारण एक टॉर्क लगेगा और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आप को अलाइन करेगी। तो कहने का मतलब टॉर्क तो यहां पर होगा, ठीक है, टॉर्क यहां पर होगा, कुछ टॉर्क यहां पर लगेगा जो इस डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन करेगा, राइट। तो टॉर्क तो यहां पर बच्चों जीरो नहीं होगा, तो यहां पर या तो डी ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा। अब हमें देखना है कि फोर्स जीरो होगा या नहीं होगा। तो देखिए डाइपोल एक सिस्टम है और इस सिस्टम पर दोनों डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है। ये एक ही सिस्टम है और इस सिस्टम पर एक फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, एक फोर्स राइट में लग रहा है और दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब यहां पर नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, यानी इस समय इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहां पर डी बिल्कुल सही होगा, यानी फोर्स जीरो होगा लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स। यहां पर ऑप्शंस दिए हैं 2q by epsilon naught, q by 8 epsilon naught, q by epsilon naught एंड q2a by 8 epsilon naught। तो यहां पर बोला जा रहा है कि क्यूब है, इसकी साइड ए है और उस क्यूब के एक कॉर्नर पर चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज रखा है Q। लेट्स सपोज यहां पर एक डायग्राम में आप देखिए कि क्यूब है और इसके कॉर्नर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो इसकी साइड कितनी है बच्चों, इसकी साइड है A, ओके। तो यहां पर हमें बताना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो अगर हमें यहां पर स्टूडेंट्स गॉस थ्योरम अप्लाई करनी हो तो गॉस थ्योरम के लिए हमें इस पॉइंट चार्ज को थोड़ा सा इनक्लोज करना होगा, राइट। तो एक क्यूब तो ये इस चार्ज को इनक्लोज करेगा नहीं, तो हमें यहाँ पर इमेजिन करने होंगे कुछ और क्यूब्स। जैसे हम यहाँ पर एक क्यूब साइड में मान लें, दो क्यूब ऊपर मान लें, तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट चार्ज हाफ कवर्ड हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही 4 क्यूब्स इधर भी इमेजिन कर लूं तो ना हो ये जो पॉइंट चार्ज है पूरा इनक्लोज हो जाएगा सरफेस के अंदर। अब ये सभी 8 क्यूब्स मिलकर इसको इनक्लोज कर लिए हैं, तो इन 8 क्यूब्स में से टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा वो हमें पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स वो कितना होता है, वो होता है टोटल चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके स्टूडेंट्स। तो इन 8 क्यूब से अब कितना फ्लक्स पास कर रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना कर रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स हो गया ये, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना कि 8 क्यूब से कर रहा है। तो एक सिंगल क्यूब से कितना करेगा, देखिए एक सिंगल क्यूब से कितना करेगा, इसका 1/8। तो एक सिंगल क्यूब के लिए हो जाएगा यहां पर 1/8 टाइम्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट,
1/8 टाइम्स ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा अगर उसके कॉर्नर पर कोई पॉइंट चार्ज रखा हो, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए मेटेलिक सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच पाथ इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पाथ देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 पाथ्स यहाँ पर दे रखे हैं, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर दे रखी हैं। बोला जा रहा है कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल सही ड्रॉ कर रखी है, ये हमें बताना है, कौन सा पाथ बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर कि मान लीजिए एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर हम मान लेते हैं, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि किसी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 3 ये पाथ तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्फीयर के अंदर फील्ड लाइंस दिखा रखी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम देखें तो 1 और 4 इनमें से कोई एक ठीक हो सकता है। तो इसमें भी आप देखें कि फर्स्ट वाला जो पाथ है उसमें यहाँ पर फील्ड लाइन ने सरफेस के साथ जो एंगल बना रखा है वो एक्यूट एंगल है, यानी वो 90 से कम है। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सरफेस को जाकर टच करती हैं, यानी ओरिजिनेट होती हैं या टर्मिनेट होती हैं, तो वो नॉर्मली होती हैं। तो फोर्थ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखिए आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप देखिए आती है और ये फिर नॉर्मली टर्मिनेट करती है और नॉर्मली ही ओरिजिनेट करती है और फिर उसके बाद इस तरीके से जाती है। तो इसका मतलब ये फोर्थ वन जो है, फोर्थ वन ये बिल्कुल सही है, फोर्थ पाथ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, यानी फोर्थ पाथ इज करेक्ट। फोर्थ पाथ इज फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर gives electric field lines of force due to two charges Q1 and Q2. What are the signs of the two charges? हमें यहाँ पर दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं इनके हमें साइन बताने हैं। देखिए ऑप्शन पे देख लीजिए, बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत नेगेटिव होंगे। Q1 नेगेटिव होगा, Q2 पॉजिटिव होगा, या फिर Q2 नेगेटिव होगा, Q1 पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करती हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ और ओरिजिनेट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से। तो यहाँ पर तो देखिए आप, ये एरो क्या बता रहा है, एरो ये बता रहा है कि टर्मिनेट कर रही हैं इस सरफेस पर। तो इस सरफेस पर क्या चार्ज होगा, देखिए आप, इस सरफेस पर होगा नेगेटिव चार्ज दोनों पर, क्योंकि दोनों की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने ड्रॉ कर रखी हैं वो टुवर्ड्स द चार्ज कर रखी हैं। तो यहाँ पर दोनों पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन भी शो हो रहा है। अगर आप डायग्राम देखें अट्रैक्शन के, रिपल्शन के, तो यहाँ पर ये डायग्राम होगा रिपल्शन का, जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है रिपल्शन की है। तो एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर लगा रही हैं, दोनों नेगेटिव हैं। ओके, तो यहाँ पर होगा बोथ नेगेटिव। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। बच्चों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचाइए। मैं आपके लिए इसी तरह एमसीक्यूज पर वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।